पहले अल्टीमेटम, फिर चेतावनी और अब नई मोहलत। ईरान के खिलाफ युद्ध में ट्रंप के बदलते सुर आखिर किस रणनीति का हिस्सा हैं? ट्रंप की माने तो 10 दिन तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अब हमला नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में युद्ध टल रहा है? सच में ट्रंप जानबूझकर युद्ध टाल रहे हैं या फिर कुछ वक्त खरीदा जा रहा है कुछ बड़ा करने के लिए? उधर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार सख्त बयान, बढ़ती सैन्य गतिविधियां दुनिया की चिंताएं बढ़ा रही हैं। तो पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? कोई सीक्रेट प्लान चल रहा है? आप ये रिपोर्ट देखिए। आज हम एक्सपर्ट संग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या अब ट्रंप और ट्रंप के सहयोगी भी ये समझ चुके हैं, इस बात का एहसास उन्हें है कि ट्रंप ने भारी गलती कर दी है इजराइल का साथ देकर ईरान पर हमला करके? और क्या वाकई में ट्रंप फंस गए हैं ईरान में? एक सम्मानजनक एग्जिट का जो वो राह ढूंढ रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, वो उन्हें ढूंढे मिल नहीं रही। तो क्या अब इसी तरह से कभी नर्म कभी सख्त इस तरह के तेवर दिखा के धीरे खुद को साइड कर देने की रणनीति है या फिर बात कुछ और है? करेंगे खास मेहमानों से चर्चा। छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान इजराइल अमेरिका जंग में न आसमान से बरस रही मिसाइलें रुकी हैं, न समंदर में पसरा सन्नाटा खत्म हो रहा है। हॉर्मुज में लगी पाबंदी दुनिया भर को एनर्जी संकट से झुलसाने को तैयार है, तो वहीं जंग में जख्मी ईरान लगातार पलटवार पर पलटवार कर रहा है और इजराइल भी युद्ध पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों से दहल रहा है, तो वहीं जंग के बीच हर रोज आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए नए बयान सनसनी मचाए हुए हैं। ट्रंप ने पहले ईरान को अल्टीमेटम दिया, फिर चेतावनी दी और अब नई मोहलत। ईरान के खिलाफ युद्ध में ट्रंप के बदलते सुर आखिर किस रणनीति का हिस्सा हैं? ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब ट्रंप ने जंग को लेकर क्या नया कहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को 10 दिनों के लिए स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला ईरान सरकार के अनुरोध पर लिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच जारी बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। मतलब साफ है कि 6 अप्रैल की रात 8 बजे तक अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा। तो वहीं जानकारों का मानना है कि 10 दिन की ये रोक मौजूदा संघर्ष में पहली बड़ी नरमी है, जो बैक चैनल कूटनीति के लिए रास्ता खोल सकती है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि अस्थायी कदम व्यापक युद्ध विराम में बदलेगा या सिर्फ तनाव कम करने की कोशिश भर रहेगा। ईरान के खिलाफ जंग में उतरे अमेरिका को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ही नहीं, अमेरिकी मीडिया का भी दावा है कि ईरान ने पूरे इलाके में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। अब तक कम से कम 13 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर ईरान के हमले की वजह से भारी तबाही हुई है, जिसके चलते अमेरिकी सैनिकों को अपनी सुरक्षित चौकियों को छोड़कर होटलों और ऑफिसों में शरण लेनी पड़ रही है। तो चलिए ये भी समझते हैं कि ईरान के पलटवार से खाड़ी देशों में कौन कौन से अमेरिकी ठिकाने तबाह हुए हैं। कुवैत में पोर्ट शुएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूहरिंग जैसे ठिकानों पर जबरदस्त हमले हुए। तो वहीं ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने कतर में अल उदीद एयरबेस पर भी हमला किया। इस हमले में वहां एक जरूरी रडार सिस्टम खराब हो गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का बड़ा अड्डा है, वहां ईरान की ड्रोन्स ने अमेरिका की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में मौजूद कम्युनिकेशन के उपकरणों को निशाना बनाया। इसके अलावा सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकरों और कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। तो मतलब साफ है कि ईरान को हल्के में आंकने की भूल कर बैठे ट्रंप अब खुद युद्ध के दलदल में धंसते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं शशांक सर का, पूर्व विदेश सचिव और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार एम्बेसडर शशांक सर। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं महेश सचदेव सर, पूर्व राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर सचदेव सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। एम्बेसडर शशांक सर, चर्चा की शुरुआत सर आपसे ही कर रहा हूँ। आप इस वक्त पश्चिमी एशिया के हालात को किस तरह से देख रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर हम ट्रंप साहब की पर्सनालिटी का अगर आकलन करना हो, क्या वाकई में ट्रंप साहब छटपटाहट में एक ऑनरेबल एग्जिट का जो राह देख रहे थे, उसी का नतीजा है कि वो टर्निंग पॉइंट लिए जा रहे हैं? कभी वो अल्टीमेटम देते हैं, कभी वो अपनी मियाद को बढ़ा देते हैं, कभी सख्त नज़र आते हैं, कभी नर्म। क्या स्थिति आपको ट्रंप साहब की नज़र आ रही है सर? मैं इस बात से सहमत हूँ कि ट्रंप साहब ने शुरू में नहीं समझा था कि ईरान में इतनी लंबी जंग चलेगी और ईरान भी हमले करके जो अमेरिका के इतने एयर बेसेस हैं या और बेसेस हैं वेस्ट एशिया में, उनके ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा।
तो उन्होंने वेनेजुएला का अपना लिया था तरीका और सोचा कि अगर वो ईरान में अगर उठाकर नहीं ला सकते हैं अमेरिका में, तो वहीं ख़त्म कर दिया जाए, तो वो काम बना नहीं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि अब जो है, ये जल्दबाज़ी में नहीं करना चाहते हैं कुछ भी काम। वो सोच समझ कर जो अपने इनके एक्सपर्ट्स हैं, जो इनके मित्र देशों के एक्सपर्ट्स हैं, सबसे बात करके अब ये ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि जहाँ फँस तो गए हैं, लेकिन निकलते वक़्त किसी तरीके से अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। और ईरान में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ नेगोशिएशन के लिए अगर तैयार हैं, अभी तक ईरान में किसी ने ऐसा नहीं कहा है। सिवाय इसके ट्रम्प साहब ही कह रहे हैं कि ईरान ने उनको 10 जहाज़ों को आने दिया है और उनकी तरफ से लगातार जो है ईरान के लोगों की तरफ से उनको अनुरोध मिल रहा है कि इन कंसेशंस को कर बढ़ाया जाए, नेगोशिएशंस को आगे ले जाया जाए। तो अगर ऐसी बात है, तो मेरे ख़्याल से ये आगे समय दिया जा रहा है 6 अप्रैल तक और आगे भी अब बढ़ाया जाता है अगर, तो ये जो प्रो नेगोशिएशन टाइप के अगर लीडरशिप में कुछ लोग हैं, तो उनको मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा इसमें जो है सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। दूसरा ये भी है कि ट्रम्प साहब ने देख लिया है कि नुकसान के लिए ईरान ने क्या-क्या अपने प्लान्स में रखा है कि किन देशों को वो अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेगा ईरान और इस किस तरीके से अमेरिका के बेसिस को हटा देगा और अमेरिका ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी करी है, वो सब नष्ट हो सकता है। तो पूरे तरीके से जो ये अमेरिकन सेंचुरी बनाने का उनका भी एक वो रहा था विचार, वो तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो वो ट्रम्प साहब नहीं चाहेंगे। वो अपना लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं, न कि बिल्कुल अमेरिका की पोज़ीशन को ख़त्म करके। तो हम समझते ये हैं कि ये मसला अभी युद्ध की तरफ नहीं जा रहा है, कुछ समय दे रहा है कि सोच समझकर शांति के रास्ते पर किस तरीके से बढ़ा जाए। लेकिन अगर नहीं बढ़ पाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि रास्ता रुका नहीं है युद्ध को बिल्कुल आगे तक ले जाने का। लेकिन कम से कम हम सब लोगों को जो एशिया में रहते हैं, उनको उम्मीद की किरण जगी है कि शायद हमारे यहाँ जो है स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाई देगा कि वो डाउन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है जिस तरीके की हमारे यहाँ भावना हो रही है कि भारत में एलपीजी या तेल का संकट आ सकता है, तो हमको लगता है कि उसमें राहत मिलेगी भारत को भी और देशों को भी एशिया के। एब्सोल्युटली सर। मिस्टर सचदेव सर, जैसा मिस्टर शशांक सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उनकी परिस्थितियां क्या हैं, बट एक रियल में सर क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा था जो ट्रम्प को समझने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई अब ट्रम्प साहब के सामने ना 2 ही विकल्प हैं अगर उनको आलोचना का सामना नहीं करना है या आलोचना से अगर बचना है। पहला है या तो वो विक्ट्री डिक्लेयर करें और या फिर वो एस्केलेट करें। तीसरा शायद विकल्प होगा नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तीसरा अगर जो भी विकल्प होगा उसमें ट्रंप वीक ही दिखाई देंगे। तो क्या अभी कोई परिस्थिति आपको लग रही है विक्ट्री डिक्लेयर करने जैसी? तो कोई परिस्थिति है नहीं और एस्केलेशन भी कैलकुलेटेड है ट्रंप साहब का। तो ये ट्रंप साहब के दिमाग में फॉल्स डाइकोटॉमी है कि यही दोनों ऑप्शन है मेरे पास, तीसरे में आप किस तरह से आकलन कर रहे हैं सर ऑप्शंस के नजरिए से? जी धन्यवाद। मैं ये इसके अतिरिक्त एक और ऑप्शन के ऊपर भी विचार करने के लिए आपको अनुरोध करूंगा। यस सर। एक बैटल ऑफ एट्रिशन की तरह से ये विवाद चलता रहेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो जिस तरह के मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दिखा रहे हैं, जो 15 पॉइंट का ट्रंप साहब ने जो प्रस्ताव किया है सीजफायर के लिए और उसको रद्द कर दिया गया है ईरान के द्वारा, और ईरान ने जो 5 पॉइंट की बात की है वो उसमें कम से कम 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई सहमति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं दे सकता है। तो खासतौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के वो चाहते हैं कि पूरी सार्वभौमिकता ईरान के पास रहेगी, कोई भी राष्ट्र मानने को तैयार ना होगा। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस पर जाकर के मामला अटक जाएगा, और क्योंकि दोनों तरफों में दोनों तरफ ऐसी गतिरोध आ गया है, एक दूसरे पर विश्वसनीयता की इतनी कमी आ गई है कि ईरान से कुछ भी उम्मीद करना
कि वो भरोसा है, अमेरिका के भरोसे पर आकर के कोई कंसेशन दे देगा, ये मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। और जहाँ तक सैंक्शंस का सवाल है, ईरान का मुख्य उद्देश्य यही है कि पहली बात तो वो कि उनकी सरकार कायम रहे, दूसरी बात ये कि उनके ऊपर जो इतने इतने सालों से 8 साल से ट्रम्प साहब ने जेसीपीओए को रद्द करके जो सैंक्शंस लगाए हैं उनको क्रमशः कम किया जाए या एक साथ ही उनसे 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 पार पाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। तीसरा, युद्ध की जो हर्जाना के लिए जो ये मांग रहे हैं उसका वो एक तरह से हल चाहते हैं। टोल टैक्स लगा करके शिप्स पर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, ऐसी बात की जा रही है। तो इस पर शायद रजामंदी हो भी सकती है, लेकिन सीधे अमेरिका तो कभी ऐसा रेपरेशंस देने को लिए तैयार न होगा। तो मुझे देखने से ये लगता है कि एक औपचारिक रूप से युद्ध विराम नहीं होगा और न ही फिर से युद्ध दोबारा इस तरह से करने की संभावना मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि ईरान का अब और कुछ बिगड़ नहीं सकता है। जी जी। और अमेरिका नहीं चाहता है बूट्स ऑन ग्राउंड लाए और उसके लोगों का, जो सैनिकों का नुकसान हो या बंदी बना दिए जाएं, क्योंकि ट्रम्प साहब को ने जो चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने ये वायदा किया था कि वे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेंगे और एंडलेस वॉर्स में नहीं जाएंगे। तो ये सब देखते हुए मुझे ये विकल्प उनके सामने नहीं लगता है कि एस्केलेट कर पाए। अगर करेंगे तो जिस तरह से विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, यस सर। जिस तरह से अमेरिका में चुनाव होने का मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं नवंबर में और महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। जी पेट्रोल का दाम जो $2 प्रति गैलन मानते थे, ट्रम्प साहब ने पिछले ही महीने वायदा किया था जब कांग्रेस में स्पीच दी थी, अब वो $4 पर गैलन हो गया है। तो ये देखते हुए मागा बेस जो उनका है वो थोड़ा उनके प्रति उदासीन होने लगा है और वे नहीं चाहेंगे कि इस ट्रेंड को बढ़ावा मिले, युद्ध को आपने और सही कहा सर। भड़काने की। बिल्कुल सर। और जो अलग अलग आकलन आ रहे हैं, 4% से ज़्यादा अमेरिका में महंगाई जा सकती है अगर इसी तरह से रहा। और 4% से ज़्यादा अमेरिका में महंगाई का मतलब ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकली बुरी तरह से कॉर्नर्ड महसूस करेंगे उसके बाद खुद को ट्रम्प। लेकिन जैसा सर ने अभी कहा, एम्बेसडर शशांक सर, ट्रम्प के जो प्रेसिडेंसी वोटर्स हैं उनके द्वारा हम अलग अलग वहाँ के अखबारों को पढ़ रहे हैं, आकलन पढ़ रहे हैं, बहुत ही हार्शली जज किया जा रहा है वहाँ पर ट्रम्प साहब को, उनकी नीतियों की आलोचना हो रही है। लोग खुलकर अब ये कह रहे हैं कि ये वो ट्रम्प नहीं है जिनको हमने चुना था। तो एक जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी में कहा जाता है संक कॉस्ट फैलेसी, उसका ठीक उल्टा संभवतः अब ट्रम्प कर रहे हैं। विड्रॉल पॉलिटिकल सुसाइड लगेगा इस वक्त, तो शायद भले ही कॉस्ट बढ़ती रहे, महंगाई को देख लेंगे, लेकिन एकदम से ऐलान भी नहीं कर रहे हैं कि हम हटना चाहते हैं। तो शायद इसीलिए ये नेगोशिएशंस का इल्यूजन एक तरह से क्रिएट कर रहे हैं ट्रम्प, टू बाय सम टाइम। क्या ट्रम्प के दिमाग में यही चल रहा है सर? बड़ा मुश्किल है। हमारे मित्र महेश सचदेव जी मिडिल ईस्ट के, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं जी। भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वहाँ के दिमाग अच्छी तरह समझते हैं लोगों का। हमारे लिए जो है ट्रम्प साहब का दिमाग समझना मुश्किल है। हम खाली ये कह सकते हैं कि जो मागा बेस उनका था, जो एक तरीके से उनको बिल्कुल गलत तरीके की भूमिका वो दे दिया था विचार, कहीं भी जाकर वो इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं और सब देश जो हैं उनके आगे झुक जाएंगे क्योंकि उनका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। तो आपने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए या जो और H1B केसेस हैं उन सब के लिए कहा कि सब जाएं यहाँ से, हमारा मागा बेस सपोर्ट करेगा। तो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक अगर सिचुएशन बदलती है तो शायद अमेरिका के अंदर उनको सपोर्ट बेस बढ़ाने का मौका मिल सकता है। और ट्रम्प साहब हमेशा से करते रहे हैं
कि कभी डेमोक्रेट माने जाते थे तो रिपब्लिकन्स में सपोर्ट ले लिया, फिर रिपब्लिकन्स में भी उन्होंने आइसोलेट कर दिया कई लोगों को और कुछ अपना एक बेस बना लिया। अब हो सकता है कि इस बात का फ़ायदा उठाकर कि युद्ध में जो है उनको बिल्कुल निश्चित जीत नहीं मिल रही है, वो फिर कोशिश करेंगे कि क्या कोई और बेस मिल सकता है क्या अमेरिका में सपोर्ट के लिए? नहीं मिल सकता है तो मेरे ख़्याल से युद्ध की जो आगे नीति बनाएँगे, रणनीति, तो उसमें भी वो यही ध्यान में रखेंगे कि दोनों पे क्या ध्यान रहता है, दोनों पे या तीनों पे। यानी कि उनके सपोर्ट बेस पे, दूसरा स्टॉक मार्केट पे और तीसरा जो है ये उनके युद्ध पे जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। युद्ध में तो अगर लंबा खिंचता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लंबा खींचने से मतलब नहीं है, उनको दिक्कत ये है कि कहीं अगर अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं या अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला हो जाता है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के एशिया, यूरोप और अमेरिका को कनेक्ट करते हुए कहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा जो आसानी से नहीं भरपाई हो पाएगी। या अगर मिडिल ईस्ट के जो ऐसे 2 देश हैं, गल खाड़ी के, जो ट्रम्प साहब के साथ में हमेशा से जुड़े रहे हैं, नेटो के देशों के साथ में जुड़े रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो कि उनको डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से सब बातें ऐसी हैं, जो ट्रम्प साहब को पहली बार बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से ये अच्छी बात भी है विश्व के लिए और एक दिखाता है कि दिशा जो है शांति की तरफ हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं इसी से निकला हुआ आपके वक्तव्य से एक डायरेक्ट सवाल एम्बेसडर सचदेव सर को पूछना चाहूँगा। एम्बेसडर सचदेव सर, नेगोशिएशंस के मायाजाल के ज़रिए ट्रम्प क्या करना चाहते हैं? ट्रम्प क्या शांति, और शांति का मतलब डी एस्केलेशन हो गया दोनों तरफ से, तो नेगोशिएशंस का आगे का सोपान आप डी एस्केलेशन देख रहे हैं, या जैसा हम चर्चा कर ही रहे हैं शुरुआत से और उन पर शक किया जा रहा है ईरान की ओर से खास तौर से कि ट्रम्प साहब नेगोशिएशन का इल्यूजन क्रिएट करके दरअसल एस्केलेट करना चाहते हैं पूरे मामले को। तो नेगोशिएशंस के बाद एस्केलेशन या नेगोशिएशंस के बाद डी एस्केलेशन, दिमाग में ट्रम्प के क्या चल रहा है सर? देखिए, ईरान में एक कथानक चलता है जी कि ईरान के बारे में सोशल साइकोलॉजी में 2 बातें कही जाती हैं। एक तो शहादत के बारे में उनका काफी गहरी फिलॉसफी है और दूसरा मुतज़ायदात या ओवर बिडिंग की तरफ ईरानी झुकाव रहता है। निगोशिएटिंग उनकी जो टैक्टिक्स होती हैं वो ट्रम्प साहब की निगोशिएटिंग टैक्टिक्स के समांतर ही कहलानी चाहिए। ओवर बिड करते हैं, जायद, ज्यादा, मुतज़ायदात मतलब बढ़ा के बोलना। तुमने जो कहा मैं उससे ज्यादा बड़ी शर्तें लगाऊंगा और मेरी शर्तों पर अमल करो या मानो, तभी मैं तुम्हारी शर्तें या तुम्हारे साथ कोई समझौता करूंगा। ये दोनों तरफ से मुतज़ायदात की सियासत हो रही है और मुझे यही लगता है कि दोनों के अपने अपने बेसिस हैं, चाहे वो मागा बेस हो, चाहे वो IRGC या रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान जिनको कहते हैं उनका बेस हो। कोई भी नेता ईरान में ये नहीं चाहता कि उस पर ये आरोप लगाया जाए कि इतने त्याग और बलिदान जो दिए गए हैं इस युद्ध को लेकर के या पिछले जून के युद्ध को लेकर के, वो सब व्यर्थ जाएं और ईरान को बदले में कुछ न मिले और अमेरिका अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दे। तो इस बारे में जो उन्होंने शर्तें रखी हैं वो मैक्सिमलिस्ट या मुतज़ायदात की शर्तें हैं और इसके पीछे अगर कोई और बात चिन्हित है तो उसके बारे में वहां पर एक मत नहीं है। एक मत इन 5 चीजों पर है जो जिसके बारे में अमेरिका का एक मत बिल्कुल रिजेक्शनिस्ट है। तो इसी तरह से वे पक्ष भी सही है, जो 15 शर्तें रखी गई हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है पर वो ईरान को अस्वीकार्य है। तो इसको लेकर के मुझे यही लगता है कि इन बातचीत का कोई पाकिस्तान में जो बातचीत इनडायरेक्टली की जा रही है, परोक्ष रूप से एक दूसरे के नोट्स दिए जा रहे हैं, उनसे उनके बारे में आशान्वित होना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि
पहले 2 बार ऐसी चीजें की जा चुकी हैं जिनसे कि युद्ध भड़का है। और इस समय ईरान धोखे में नहीं आने वाला है और उसकी क्षमता में कमी आई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के और साथ ही में बाब अल मंडब के ऊपर रोक लगाने की बात करके या खाड़ी के अरब देशों के ऊपर हमले करके उसने ये दिखा दिया है कि उसके पास भी कुछ पत्ते हैं जिनको कि वो भुना सकता है। और अमेरिका के पास इन पत्तों की काट तब तक न होगी जब तक कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालते हैं, और बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। तो एक तरह से एक चह और मात का खेल जारी है। और इस खेल का मेरे हिसाब से, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, यही लगता है कि धीरे धीरे करके इसको टेपर डाउन किया जाएगा, रैंप ऑफ नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति संदेहास्पद हालत में हैं और कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। कोई टाइम विंडो आप देख रहे हैं सर? चाहे आपने बोला कि चाहे धीरे धीरे इसको पूरे के पूरे गेम को इस तरह से दिखाया जाए कि साहब थोड़ा हमको मिला थोड़ा उनको मिला, स्ट्रेट विक्ट्री या स्ट्रेट डिफीट किसी की तो संभवतः घोषित इसमें नहीं होगी, लेकिन ये जो भी होगा या जो भी इस युद्ध की परिणति है, आप कोई टाइम फ्रेम देख रहे हैं सर? 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल? मुझसे सवाल यस सर, सचदेव सर आप ही से पूछा। जी, मेरे हिसाब से ये ट्रम्प साहब का कथानक बड़ा मजबूत रहता है। वो कभी भी जीत की घोषणा कर सकते हैं और ईरान को बता सकते हैं, बताते रहे हैं। ईरानी बड़े बेताब हैं समझौता करने के लिए, और वे हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से समझौता ना करो। और कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता या रहबर नहीं बनना चाहता, सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, क्योंकि उनको मारे जाने का अंदेशा है। इस तरह के कथानक बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो इन कथानकों पर कितना विश्वास खुद करते हैं वो स्पष्ट नहीं है। वो अपने सभासदों से, जैसे कि कल शाम को वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग में सबसे सर्टिफिकेट ले रहे थे, अपने विदेश मंत्री से, अपने सलाहकारों से, रक्षा मंत्री से, कि किस तरह से बड़ी अक्लमंदी से इन्होंने सब कुछ ईरान की बोलती बंद कर दी है। लेकिन उसके अलावा तो उसका कोई परिणति नहीं लगी मुझे। आज के अमेरिकी अखबारों में इसका कोई खास जिक्र नहीं है, और यहाँ तक कि फॉक्स ने भी, जो कि उन्हीं का अखबार है, उन्हीं का चैनल है, उसने भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की है जिससे कि ये माना जाए कि जो सर्टिफिकेट ट्रम्प साहब ने अपने जूनियर से लिया है उसके बारे में मागा बेस को अच्छी तरह से विश्वास हो गया है कि ट्रम्प साहब जीतने वाले हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे यही लगता है कि इस कथानक में भी कमजोरी आती जा रही है, और जितना देर वो इंतजार करते हैं उतना ही नवंबर के इलेक्शंस के लिए ज्यादा परेशानी आ जाएगी रिपब्लिकन पार्टी को। हाँ। उसमें सुगबुगाहट तो अभी शुरू हो गई है। जी हाँ। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये कोशिश की जाएगी कि इस कहानी से आगे बढ़ के किसी और तरफ चला जाए, यूक्रेन की तरफ दोबारा किया जाए, या नाटो के लोगों को, सदस्यों को और बुरा भला कहा जाए, एक और नया मोर्चा खोला जाए। यस सर, 1-2 महीने के आपने बहुत दुरुस्त फरमाया सर, 1-2 महीने में जरूर एक विंडो देखी जाएगी कि कोई मोड़ इसमें दिया जाए और एक नया मोर्चा खोला जाए। एम्बेसडर शशांक सर, आखिर में जो सर ने अभी बड़े अच्छे से बताया, मुतजायदात का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सर ने बताया, और ये मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स दोनों तरफ नज़र आती हैं, तो ऐसे में लगता नहीं है कि कोई नेगोशिएशंस, चाहे वो सच्चे हैं या झूठे, उसकी कोई ठोस बुनियाद नज़र नहीं आती। तो नेगोशिएशन से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब आपकी नज़र में भी, मेरा वही सवाल आपसे भी रहेगा, आपकी नज़र में इन हालातों में कितना दिन और
किसी नए मोड़ पर आने के लिए, कोई ब्रीदिंग स्पेस के लिए, या फिर कोई एक मुकम्मल अंजाम घोषित करने के लिए? आपके नज़र में कोई टाइम फ्रेम अगर हो पाए सर। देखिए, टाइम फ्रेम तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ के जो हुक्मरान हैं वो अपने अपने जो उनके तरफ से बात करने वाले हैं। अब जो ईरान के सपोर्टर्स हैं, शियाज हैं हर जगह, तो पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले कहा था उन सब शियाज को कि आप सब ईरान चले जाइए, आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। उसके बाद ही पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका की तरफ से वो 15 पॉइंट प्लान लेकर आ गया। तो हमको लगता ये है कि अभी कुछ और बीच में पड़ने के लिए और देशों की आवश्यकता है, जो अगर गुडविल नहीं भी हो पूरे तरीके से, लेकिन न्यूट्रल एटीट्यूड अगर हो थोड़ा सा, और विश्व शांति की तरफ अगर बात बढ़ाने की बात कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ईरान के युद्ध को थोड़ा सा समय और आगे बढ़ने को, नेगोशिएशन के लिए, शांति प्रस्तावों के लिए समय मिल जाएगा। और दूसरा, जो ये बात अभी महेश जी ने करी है कि वो कहीं नेटो के ऊपर या कहीं किसी और क्षेत्र में जाकर हमले की बात ना सोचें, तो हमारे साथ से वो भी शायद दूर हो जाएगी। जैसे मेरा मतलब ये है कि जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ, या जो और देश हैं एशिया के, अगर वो सबको साथ में आगे आए और वो भी बताएं कि भाई इस समय विश्व शांति की जो ज़रूरत है, तो एक तरह से फेस सेविंग जो है दोनों तरफ के लोगों को मिल जाएगा। चाहे दोनों मैक्सिमलिस्ट अपनी अप्रोच रख रहे हैं, तो उसमें आवश्यकता ये है कि किसी को ये ना लगे कि विश्व की शांति भी बनी रहे, और दूसरा ये भी ना हो कि भाई हमने बिल्कुल सब कुछ दे दिया अपनी तरफ से, हार मान लिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि और देशों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और ट्रंप साहब को और ईरान के जो हुक्मरान हैं उनको भी आवश्यकता है कि वो जो है ध्यान दें कि युद्ध की परिणति बहुत खराब होती है। कोई आवश्यकता नहीं है कि युद्ध को बिल्कुल उसके चरम उस पर ले जाया जाए स्तर के ऊपर। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको धीरे धीरे रिजॉल्व करा जाए मामले को, और आगे भी जो है इस तरह की स्थिति ना बने तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ईरान भी यही कहता है कि भाई ये नहीं है कि आज शांति वार्ता करिए और फिर 1 साल बाद फिर हमले की तैयारी कर ली, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। तो मेरे ख्याल से इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस समय जो ईरान का युद्ध चला है उसका जो है हमें अवसर लेकर विश्व शांति की, एशिया में शांति की, यूरोप में शांति की, और अमेरिका में शांति, लैटिन अमेरिका में शांति की बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल नेगोशिएशंस पर हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीद ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि याद कीजिए ईरान पर जब हमला हुआ और जब उनकी लीडरशिप मार दी गई, उस वक्त नेगोशिएशंस ही चल रहे थे, और ख़बरें ये आ रही थी कि ईरान मोटा मोटी मान चुका है हर बात को, चाहे वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको बंद करने की बात हो। तो एक तरह से ईरान ऑलमोस्ट मान ही चुका था तमाम बातों को, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा हमला हुआ उस पर, और पहले 48 घंटे, अब 5 दिन, और अब 10 दिन की ये जो मियाद बढ़ाई गई है, ये क्या है? एक तो खुद ट्रम्प जो हैं, एक बार युद्ध शुरू कर दिया तो पीछे हटना अपना ईगो, उनको थ्रेट लगता है, ईगो थ्रेट लगता है। तो शायद कुछ दिन उनके दिमाग में चले कि भले ही कॉस्ट बढ़ती रहे, वो ईगो थ्रेट के चक्कर में संभवतः कुछ दिन और बात को ठेलें आगे। लेकिन जैसा सब दोनों हमारे आज के मेहमानों ने बताया कि लगभग 1 से 2 महीने में ज़रूर एक मोड़ आएगा। उससे पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसी तरह से वॉर चलता रहा तो एक मोड़ ज़रूर आएगा जब दुनिया इस पर एक नया चैप्टर खोलते हुए देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर शशांक सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। एम्बेसडर महेश सचदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए।